हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका खाना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। बच्चों, चलो देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे, कल हम त्रिभुज का इंट्रोडक्शन, परिचय और त्रिभुज का वर्गीकरण सीख चुके थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। आज हम आगे क्या पढ़ेंगे? आज प्रश्नावली 6.1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 6.1 पढ़ेंगे। और उनको पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को जानेंगे। ठीक है, उनको पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को जानेंगे। पर हम त्रिभुज रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज। ठीक है ना? तो टॉपिक का नाम क्या है? त्रिभुज। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 6.1। अब प्रश्नावली 6.1 में आप क्या पढ़ोगे, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आपको क्या पढ़ना है ये देखिए। पहली चीज आपको पढ़ना है, देखिए, आपको सारसम पढ़ना है, सारसम। और आपको दूसरी चीज क्या पढ़नी? दूसरी चीज पढ़ समरूप। क्या पढ़ना है? समरूप। ठीक ना? प्रश्नावली 6.8, हाँ, प्रश्नावली 6.1 बच्चों आपका दो ही चीज पर निर्भर है, एक है सारसम, एक होता है समरूप। ये इन दोनों शब्द का मतलब क्या होता है पहले हम इनको समझेंगे। अच्छा, ये चीज लागू किस पे होगी ये भी हमें समझना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा कम समय में एक चीज बता दे रहे हैं कि सार्वक्षम और समरूप का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, लेकिन प्रश्नावली 6.1 से जो संबंधित है उतना ही अभी पढ़ेंगे। जैसे जैसे प्रश्नावली हमारी बढ़ेगी तो इनका क्राइटेरिया बढ़ेगा, तो हम आपको इनके विषय में पूरे डिटेल में बताएंगे ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है। ठीक है ना? ऐसे तो लगती है आपके परिमाप में, क्षेत्रफल में और थेल्सिक प्रमेय में, भुजाओं पर, लेकिन यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 पे या इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया सिर्फ भुजाओं पर लगा के दिखाया गया। ठीक है ना? तो अभी जितना पूछा गया हम उतना ही पढ़ेंगे। भुजाओं पर इनको अप्लाई किया जाता है, तो भुजाओं पर ही अप्लाई करके इनको चेक करके समझेंगे, जानेंगे। जैसे जैसे प्रश्नावली हमारी बढ़ेगी तो हम इनको और डिटेल में इनके क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अभी हमारा फोकस 6.1 पे रहेगा। 6.1 में क्या पूछ रहा है? सर्वसम और समरूप। अभी स्टार्ट है तो हमें खाली आकृतियों की पहचान करनी है, भैया कौन सा सर्वसम है, कौन सा समरूप। अब ये लगेगा किस पे ये आप जान लो। हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज भी एक प्रकार का आकृति होता है, जैसे सब आकृति होती है उसमें से एक त्रिभुज भी आकृति होता है। हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो ये चीज किस पे अप्लाई करेंगे? हम त्रिभुज पे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? हम त्रिभुज पे ही लगा के देखेंगे कि भैया सादृश्यम और समरूप क्या होते हैं, और त्रिभुज पे इनको हम कैसे लगाएंगे, किस चीजों पे लगाएंगे और कैसे पहचान करेंगे कौन सा त्रिभुज समरूप है, कौन सा त्रिभुज सादृश्यम है। ठीक है ना? त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज पे ही लागू होगा। ठीक, चलो तो पहले हम, आप पढ़िए सादृश्यम क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे समरूप क्या होता है। ठीक है, देखो पहले आप हेडिंग डालिए, सार्वक्षम क्या होता है ये पढ़ते हैं। पहले हम डालते हैं ये सार्वक्षम, सार्वक्षम। ठीक है ना? सार्वक्षम क्या होती है इनको हम सीखेंगे। देखो बच्चों, सार्वक्षम क्या होती है, देखो इनका मतलब क्या होता है, पहले आप शब्द, इनका मतलब होता है तुलना। क्या होता है? तुलना। इन शब्द का मतलब क्या होता है? तुलना। और बच्चों आपको हम एक चीज बता, तुलना हमेशा दो या दो से अधिक लोगों में होती है, दो या दो से अधिक वस्तु पे होगी, दो या दो से अधिक स्थान पे होगी, दो या दो से अधिक प्राणी में होगी। ठीक है ना? कभी भी सिंगल इंसान में तुलना नहीं हो सकती, ये आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। अगर आपको सार्वगसम कहीं पर भी शब्द मिल जाए तो समझ लो कि दो या दो से अधिक चीजों की बात हो रही है। ठीक है ना? क्योंकि तुलना हमेशा दो या दो से अधिक लोगों पर ही होती है। अकेला इंसान तुलना कहाँ से होगा? अकेले आप अपने आप से तुलना कैसे कर लोगे? कर ही नहीं पाओगे। और यहाँ पर हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, त्रिभुज आकृति में आता है, तो हम सिर्फ आकृति की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ये तुलना नामक शब्द है ये किसके लिए यूज होगा? आकृति के लिए यूज होगा। ठीक है, देखो अब संरक्षण का मतलब होता है तुलना। अब तुलना हम किसकी करेंगे? दो या दो से अधिक आकृति की करेंगे, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं आकृति। और कैसी आकृति की करेंगे? त्रिभुज आप पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज वाली आकृति की पढ़ेंगे। ठीक है ना? सर्वक्षम क्या होता है? अब देखो इन सब परिभाषा, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक आकृति, ऐसे दो या दो से अधिक ऐसी आकृति, हम त्रिभुज पढ़े तो त्रिभुज का मेंशन करेंगे। हम त्रिभुज, ये तो लागू तो सब पे होता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज की आकृति, क्या लिखोगे? तो ऐसे त्रिभुज की आकृति।
ध्यान से देना, जिनकी शेप, आकार और साइज, माप क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमने क्या बोला बच्चों? हमने बोला बच्चों, दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज की आकृति, हमने त्रिभुज क्यों मेंशन कर दिया? क्योंकि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, इसीलिए त्रिभुज का मेंशन किया। जिनकी शेप मतलब आकार और साइज, माप दोनों बराबर होते हैं, कैसे त्रिभुज कहलाएंगे? सर्वक्षम कहलाएंगे। ठीक ना? ये तो है सर्वक्षम। अब त्रिभुज तो ये क्या हो जाएगा कि दोनों बराबर होते क्या होगा? त्रिभुज का सर्वक्षम कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की आकृति पढ़ रहे हैं, हमने लिख दिया। कैसे त्रिभुज होंगे? त्रिभुज, हाँ, और साइज बराबर होते हैं वो, आप क्या लिखोगे? सार्गवासम, हाँ, सार्गसम त्रिभुज होते हैं। कैसे त्रिभुज होते हैं? सार्गसम त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना? हमने आपको बताया कि सार्वक्षम दो या दो से अधिक कोई भी आकृति, देखो हमने यहाँ पर सार्वक्षम लिखा, यहाँ सार्वक्षम त्रिभुज लिख दिया। इसका मतलब आप ये समझ लो कि कोई भी दो या दो से अधिक आकृति, हमने आपको बता दिया सार्वक्षम का मतलब क्या होता है। ये सार्वक्षम त्रिभुज, हमने त्रिभुज का सार्वक्षम, सार्वक्षम त्रिभुज हमने लिखवाया। क्या होता है देखो, हमने क्या बताया कि दो या दो से ऐसे, दो या दो से अधिक ऐसी त्रिभुज की आकृति, अगर हमने त्रिभुज लगा दिया तो ये सर्वक्षम त्रिभुज होते हैं। वो कौन से त्रिभुज? वो सर्वक्षम त्रिभुज के हो जाएंगे। अगर नॉर्मली हम सर्वक्षम की बात करेंगे तो आप दुनिया में कोई भी दो वस्तु, कोई आकृति, कोई प्राणी, कोई कुछ भी आप ले लो, जिनकी तुलनात्मक अगर कैसा हो, शेप और साइज दोनों अगर आपका बराबर है, तो भैया आपको वो सर्वक्षम कहलाएंगे। हम त्रिभुज की सर्वक्षम के अध्ययन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर त्रिभुज की बात करेंगे। ये आकृति में आता है, तो दो या दो से ऐसे अधिक आकृति, जिनकी दो या दो से अधिक ऐसी त्रिभुज की आकृति जिनकी शेप, आकार और साइज दोनों बराबर होते हैं, वो सर्वक्षम त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना? तो इनको तो हमने लिखवाया है नहीं, लेकिन इनको हमने बता दिया, तो ऐसा क्या सर्वक्षम त्रिभुज बोलोगे? इसे क्या बोलोगे? ये तुलना लिख दो, सार्वक्षम त्रिभुज बोलोगे। यहाँ लिख दे रहे हैं सार्वक्षम त्रिभुज। ठीक है ना? ये किसकी परिभाषा है? ये हो गई सार्वक्षम त्रिभुज की। ठीक है? सार्वक्षम क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सार्वक्षम क्या होता है हमने आपको बता दिया। अच्छा, त्रिभुज की सार्वक्षम का हमने परिभाषा लिखवा, सेम चीज, सार्वक्षम आपका हर जगह, सार्वक्षम आपका हर जगह लागू होगा। यहाँ हम त्रिभुज पर लागू करें क्योंकि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज पढ़ रहे हैं। देखिए अब इनको उदाहरण से समझेंगे कैसे। अब त्रिभुज का पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज की सार्वक्षम की बात करेंगे, कहने का मतलब शेप और साइज दोनों बराबर हो। देखो एक त्रिभुज हमने ये लिया, इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है? एक त्रिभुज हमने ये लिया, यहाँ तो जगह नहीं, यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है? इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। कहने का मतलब हमारा ये होता है कि जिनकी आकार और साइज दोनों बराबर होते हैं, उनको सार्वक्षम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना? ऐसी आकृति जिनकी आकार, आकार मतलब, अब आप साइज, साइज देखो, आकार समझ लो, आकार मतलब शेप क्या होता है? एक ही तरह दिखने वाले। शेप का मतलब क्या होता है? इन दो शब्दों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, शेप और साइज। ये बच्चे को थोड़ा समझ में कम आती है। तो साइज का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। साइज आपका ऊपर नीचे मेंटेन हो सकता है, साइज आपका बढ़ और घट सकता है। कैसे? हमने बोला आप फोटो खिंचवाने जाते हो, हमने कहा भैया पासपोर्ट साइज का फोटो बनवा दो, आप बोलते हो ना पासपोर्ट साइज का फोटो बना दो, आप कहते नहीं भैया A4 साइज का फोटो बनवा दो। तो कहने का मतलब वो है, शक्ल वही है, फ्रेम वही है, और आप मतलब आकृति भी वही है, शक्ल आपकी वही है, साइज आपका ऊपर नीचे हो गया, साइज आपका ऊपर नीचे हो गया। तो कहने का मतलब साइज क्या है? साइज सेम होना चाहिए। साइज, अगर पासपोर्ट साइज की आपने दो फोटो ली तो उनका साइज क्या है? समान है, एक तरह समान वाले समान। अगर हमने को बोला कि भैया हमें समान साइज की फोटो चाहिए, तो आप एक ही फोटो को दो उसमें देंगे। पासपोर्ट साइज अगर आप दो फोटो लोगे तो उनका साइज क्या है? समान। पासपोर्ट साइज के दो फोटो लोगे, उसकी साइज क्या है? समान है। आकार क्या है? आकार भी समान है। तो कहने का मतलब त्रिभुज के केस में अगर आप समझोगे, कहने का मतलब जिनका से आकार भी सेम है, देखो आकार भी सेम है, जैसा ये दिख रहा है ऐसा ये दिख रहा है, साइज भी सेम होना चाहिए। साइज मतलब बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा छोटा। साइज क्या होता है? बढ़ता घटता है, साइज मेंटेन होता है। साइज क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। तो परिवर्तन किससे होता है? साइज में होता है। साइज बढ़ेगा घटेगा। ठीक है ना? इंसान का साइज घटेगा बढ़ेगा,
हर चीज का साइज ऊपर नीचे होता है। आप दैनिक जीवन में अपने इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, ये त्रिभुज देखो, ये साइज भी देखो बराबर। साइज मतलब होता है कि जब दोनों साइज में बराबर, ऊपर छोटे बड़े ना हो, मतलब ना तो छोटा है ना तो बड़ा, एक ही समान है, तो ये हो गया साइज इनका क्या है, बराबर है। शेप का मतलब होता है कि आकृति में, आकार में कोई परिवर्तन ना हो। कहने का मतलब ए भी ऐसा दिख रहा है, ए भी ऐसा दिख रहा है, तो ये तो हो जाएगा सार्वक्षम त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। अब शेप कैसे बदलेगा, अगर ये ऐसे है, अगर हमने एक शेप यहाँ ऐसे बना दिया, ये तो पूरा पूरा बदल गया ना। ये त्रिकोना है, ये गोला है, तो भैया शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। शेप और साइज ये बड़ा बच्चों की समस्या होती है, आप समझ लीजिए। साइज मतलब हमारे कहने का मतलब छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। कहने वाला अगर इतना बड़ा, जितना बड़ा ये हो इतना बड़ा ये हो, ठीक है। और शेप का मतलब होता है कि शकल भी नहीं, शकल नहीं बदलनी चाहिए। शकल का मतलब आप ये समझो, ये जो त्रिभुज है ये ऐसा दिखता है, ये इसकी शकल हो गई, इसका नाम त्रिभुज है। जैसे मैं हूँ, मेरी शकल हो गई, मेरा नाम विवेक है, तो मतलब हमारा शकल नहीं बदलना चाहिए। अगर मेरी शकल बदल गई तो शेप हमारा बदल गया, शकल बदली तो शेप बदल गया। और अगर हाइट हमारी छोटी या बड़ी हो गई तो साइज बदल गया हमारा, समझ आया ना। आप अपने समझा रहे हैं, हमारी हाइट ऊपर नीचे हो गई तो साइज बदल गया, हमारे शकल बदल गया तो शेप बदल गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर दोनों एक ही बराबर हैं तो भैया साइज सही है। अगर एक ही तरह दिख रहे हैं, मतलब हम शकल जुड़वा, अगर जुड़वा एक ही शकल दिख रहे हैं तो भैया शेप बराबर है। अगर ये शकल इनकी बदल गई, ये ऐसे दिखने लगे, ये ऐसे दिखने लगे, तो ये हम शकल तो नहीं रह गए, तो भैया शेप बदल गया, शेप बदल गया ना। तो कहने का मतलब कि सार्वक्षम का मतलब होता है ऐसे दो चीज, दो वस्तु, दो प्राणी, दो आकृति जिनका साइज और शेप दोनों बराबर हो, सार्वक्षम कहलाता है। हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज के सार्वक्षम की बात करेंगे, तो हम आकृति की बात करेंगे, क्योंकि त्रिभुज एक आकृति होती है। तो दो या दो से अधिक ऐसी त्रिभुज की आकृति जिनकी शेप और साइज दोनों बराबर हो, तो उनको हम सार्वक्षम त्रिभुज कहते हैं। सार्वक्षम त्रिभुज क्लियर है। सार्वक्षम एक तुलनात्मक शब्द है क्योंकि हम तुलना करते हैं, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं, ये हटा दे रहे, ठीक है, ये हटा दे रहे, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम समरूप की। किसकी बात करेंगे, समरूप की। किसकी बात करेंगे, समरूप की बात करेंगे। अब समरूप क्या होता है ये बच्चों आप समझो। समरूप और त्रिभुज समरूपता को कैसे दर्शाता है, त्रिभुज सार्वक्षमता को कैसे दर्शाता है। ये त्रिभुज देखो, हमने जो पहले वाले में लिखा था ना सार्वक्षम, तो सार्वक्षम अगर कोई त्रिभुज हो जाएगा उसको बोलेंगे त्रिभुज की सार्वक्षमता। अगर कोई त्रिभुज, याद देखो, अगर कोई भी त्रिभुज सार्वक्षम को दर्शाएंगे तो वह त्रिभुज का सार्वक्षमता कहलाएगा। त्रिभुज का सार्वक्षमता होगा, सर्वक्षमता होता, सर्वक्षमता होता है ना, हमें लग रहा, हाँ, त्रिभुज सार्वक्षमता होता है। मतलब त्रिभुज की सार्वक्षमता होने की दशा क्या होती है, कोई भी त्रिभुज अगर सार्वक्षम है, उसके सार्वक्षमता होने की दशा क्या होती है, शेप और साइज बराबर होनी चाहिए, शेप और साइज बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। ये आप लिख लो एक तरफ, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये आप लिख लो, उसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब समरूपता की बात करते हैं, सिमिलैरिटी, इसको क्या कांग्रेंस से बोलते हैं, सार्वक्षमता को ये बोलते हैं सिमिलैरिटी। समरूपता ये भी एक तुलनात्मक शब्द है। क्या है, तुलना, मतलब समान रूप वाले। क्या लिखा हमने, समान रूप वाले। समान रूप मतलब देखो, यही यही आपको बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, समझ ही नहीं पाता साइज और शेप क्या होता है। समान रूप वाले, रूप एक होना चाहिए, यहीं से पकड़ो, समान रूप वाले, रूप एक होना चाहिए, साइज मायने नहीं रखता। इस पे डिफॉल्ट किस चीज का होता है, इस पे डिफॉल्ट साइज का होता है। हमारी शक्ल ऐसी है, हमारी हम शक्ल कोई एक और हम यहाँ पर आ जाए, तो कहने वाला रूप एक होना चाहिए, हमारा रूप उसका रूप मिलना चाहिए। साइज मायने नहीं रखता, साइज में डिफॉल्ट होता है। साइज या तो बराबर हो सकता है, या तो छोटा, या तो हो सकता है वो हमसे छोटा, हो सकता है हमसे हाइट में बड़ा हो, लेकिन शकल क्या है, एक है। तो मतलब रूप एक होना चाहिए, समान रूप वाले रूप एक होना चाहिए, साइज डिफॉल्ट होना चाहिए।
साइज डिफॉल्ट हो सकता, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे देखो, अब ये त्रिभुज पर ही लागू होगा, क्यों? क्योंकि त्रिभुज पढ़ रहे हैं, आकृति है त्रिभुज, तो समरूपता भी त्रिभुज पे लगाएंगे। भाई त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, पहले तो आप समरूप समझो, समरूप क्या होता है। देखो ऐसी आकृति, हमने क्या बात किया, ऐसी आकृति। अच्छा आकृति, क्योंकि हम त्रिभुज में त्रिभुज एक आकृति, इसलिए हम आकृति की बात करें। अच्छा त्रिभुज की अगर आप समरूपता की बात करेंगे, तो पहले तो आप समरूप का मतलब क्या होता है, समान रूप वाले, जो जिसका रूप समान हो। अब त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, ये आप समझ लो। ऐसी आकृति, ऐसी दो या दो से अधिक आकृति, आप देखो ऐसी दो या दो से अधिक आकृति, ऐसी दो या दो से, ऐसे त्रिभुज पढ़े, त्रिभुज वाला ही। अच्छा पहले नॉर्मली ऐसे दो या दो से अधिक आकृति जिसका शेप, आकार, आकार तो समान होगा, लेकिन साइज क्या होगा, साइज भिन्न हो सकता है, साइज भिन्न हो सकता है, समझ गए? ऐसी दो या दो से अधिक आकृति जिसका शेप तो समान हो, लेकिन साइज क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ऐसे हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, समरूप। अब त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, अब इनमें आप लिख लो, ऐसी दो या दो से ऐसे अधिक त्रिभुज की आकृति जिनका शेप तो समान हो लेकिन साइज अलग अलग हो, उन्हें त्रिभुज की समरूपता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ आप देखो, इस आप देखो त्रिभुज की समरूपता क्या होती है। अब त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज की समरूपता की बात करेंगे, त्रिभुज की समरूपता, ठीक ना, त्रिभुज की समरूपता। तो त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, आप यहां देखो, ऐसी दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज की आकृति जिनकी शेप, आकार तो समान होते हैं, आकार तो समान होंगे, लेकिन साइज भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है ना। उन्हें क्या बोलेंगे, त्रिभुज की समरूपता। उन्हें क्या बोलेंगे, त्रिभुज की समरूपता, उन्हें बोलेंगे त्रिभुज की समरूपता। वो क्या बताएंगे, त्रिभुज का। तो समरूपता का मतलब ही क्या होता है, आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए समरूपता का मतलब ही होता है कि समान रूप वाला, रूप एक होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि हमारे से एक इंसान आ जाए, रूप एक है लेकिन साइज डिफॉल्ट होता है, साइज ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी, हमने क्या बोला, मे भी हो सकता है, या तो हमसे वो बड़ा हो हाइट में, या तो हमसे छोटा हो, या तो हमारे बराबर हो, कुछ भी हो सकता है, साइज कुछ भी हो सकता है, मे भी डिफॉल्ट हो सकता है। साइज में डिफॉल्ट होता है लेकिन शेप में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता। हमने क्या बोला कि समरूपता में साइज में तो डिफॉल्ट हो सकता है लेकिन शेप में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता। तो अगर साइज में डिफॉल्ट हो तो समरूप, अगर साइज और शेप दोनों बराबर हो तो सार्वक समता। क्लियर है ना। और इनको और अच्छी तरह समझेंगे, देखो अभी हम चित्र बना के दिखा रहे हैं, ये आप लिख लो। देखो इनको अभी हम चित्र बना के आपको दर्शा रहे हैं, एक मिनट आप रुको, इन्हें कैसे समझेंगे, देखो इन्हें हम चित्र बना के और समझा रहे हैं। देखो अभी इन दोनों का हम आपका डिफरेंस कर देंगे, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। हमने एक ये देखो, एक त्रिभुज हमने ये लिया, साइज रूप सही है, देखो हमने एक छोटा सा ले लिया। देखो हमारे कहने का मतलब ये बच्चों, हमने क्या बोल दिया, समरूप का नाम लिया है ना। तो त्रिभुज की समरूपता कब होगी, समान रूप वाले, शकल एक ही तरह दोनों। आप क्या लिखोगे, शकल एक ही तरह है, शकल समान है, शकल समान है ना, जो इसकी शकल है इसकी शकल है। अच्छा कोई जरूरी नहीं भैया हम इंसान में ही शकल देखते हैं,
ये भी तो भैया कुछ दिख तो रहे किसी तरह, इनका भी तो एक फेस है ना, ये चेहरा, और इनका कुछ नाम, इनका क्या नाम, इनका नाम त्रिभुज है। और दिखते कैसे हैं ऐसे, ऐसी आकृति तुम जहां भी देख लोगे तुम क्या बोलोगे, त्रिभुज है। अगर इंसान को, तुम्हारा कोई दोस्त, अगर तुम किसी को देखते हो तो पहले उसकी शक्ल देख, तभी तुम्हारे भैया तो रमेश है, तो रमेश की शक्ल देखी होगी तभी तो उसका नाम तुम्हें पता होगा। इसकी शक्ल देखी होगी तुमने तभी तो तुमने बोलोगे भैया ये आकृति है, ऐसा जबरदस्ती तो बोल नहीं दोगे कि नहीं ये आकृति नहीं है, ये तो रमेश है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि शक्ल समान है, दोनों एक ही तरह दिख रहे हैं, साइज डिफॉल्ट है। शक्ल समान मतलब सेम, देखो हमने क्या बोला, सेम मतलब आकार, आकार तो इनका समान है, देखो आकार इनका समान है कि नहीं समान है, लेकिन साइज क्या है, साइज साइज क्या है आपका, डिफॉल्ट है, क्या है, साइज डिफॉल्ट। साइज का मतलब ये है कि भाई हाइट में इनका क्या, आप देखो साइज का मतलब क्या है, इनका माप क्या है, छोटी बड़ी है, कहने का मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, कहने का मतलब साइज तो इनका डिफॉल्ट है, साइज में बदलाव है, लेकिन रूप शकल एक ही तरह है, शकल एक तरह, शेप एक तरह, शेप मतलब शक्ल, समरूप समान रूप वाले समरूपता। तो त्रिभुज की समरूपता का मतलब क्या होता है, जब रूप एक जैसे हो, रूप का मतलब शेप एक हो, साइज में डिफॉल्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समरूप। और त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, ऐसे दो त्रिभुज या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज जिनका साइज तो डिफॉल्ट हो लेकिन शेप समान हो, उन्हें क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। ये बोलते हैं वो किस चीज को दर्शाएंगे, वो त्रिभुज की समरूपता को दर्शाएंगे, किस चीज को दर्शाएंगे, त्रिभुज की समरूपता को दर्शाएंगे, ठीक है ना। इनका आप नाम दे दो, ये हमने नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया सी, ये नाम दे दिया बी, नाम दे दिया क्यू, ये नाम दे दिया आर, ठीक है ना, ऐसे दे दो। हमने अगर इधर बी दिया है तो इधर क्यू दो, इधर आर दो, ठीक है। समझ में आया कि क्या होता है, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि साइज और शेप अगर दोनों बराबर होंगे तो सार्वक्षम कहलाएंगे। त्रिभुज का सार्वक्षम क्या होता है, जैसे दो त्रिभुज जिनकी शेप और साइज दोनों बराबर हो, त्रिभुज का सार्वक्षम कहलाता है। ऐसे त्रिभुज जिनके शेप तो हमारा सही हो लेकिन साइज डिफॉल्ट हो तो वो आपका त्रिभुज का समरूप कहलाता है। त्रिभुज की समरूपता दर्शाने का, त्रिभुज की समरूपता होने की स्थिति, शेप सही, देखो शेप आपका समान हो लेकिन साइज आपका डिफॉल्ट हो। त्रिभुज की सार्वक्षमता दर्शाने की स्थिति, शेप और साइज दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है ना। देखो समरूपता और सार्वक्षमता बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, इनका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। अभी आप थेस के प्रमेय में समरूपता पढ़ोगे, अभी आप परिमाप क्षेत्रफल में भी समरूपता पढ़ोगे, और इन्हीं चीजों में आप सार्वक्षमता भी पढ़ोगे, ठीक है ना। आपका एस नियम होगा, बोले किसी भी समरूप स्थिति या सार्वक्षमता स्थिति को दर्शाने के कितने क्राइटेरिया होते हैं। आपका एस साफ होता है, भुजा कोण भुजा होता है, कोण 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 होता है, और भुजा 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 होता है। ये आप पढ़ोगे जैसे जैसे प्रश्नावली आपकी आगे पढ़ेगी। तो अभी प्रश्नावली 6.1 में आपको सिर्फ नॉर्मली यही दिया गया कि आपको आकृति को पहचानना है, कौन सा समरूप है, कौन सा आपका क्या है, कौन सा समरूप है, कौन सा आपका सार्वसम है, ठीक है ना। सिर्फ इन्हीं को पहचानने के लिए दिया गया है। बाकी इनका डिटेल, इनका क्राइटेरिया तो बहुत बड़ा, इनको डिटेल में हम बाद में समझेंगे, जैसे जैसे हमारी प्रश्नावली आगे पढ़ेगी तब आपको हम बताएंगे कि और क्या होता है, ठीक है ना। जैसे एक चीज आप और समझो, इससे हमने और बोला आपको, देखो सार्वक्षम में हम क्या देखते हैं, सार्वक्षम में हम किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या होनी, भुजाएं देखते, भुजाएं बराबर होनी चाहिए संख्या में, लेकिन समरूपता में अनुपात समान होना चाहिए भुजा का और कोणों का। हमने क्या बोला, कोण आपस में बराबर होने चाहिए, उनका भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। लेकिन सार्वक्षम में हम क्या देखते हैं कि हमारा भुजाएं बराबर होनी चाहिए और कोण बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो सबसे जरूरी चीज आपको हम एक चीज बताते हैं कि देखो ये आप लिखो सार्वक्षम और समरूप। तो समरूप और सार्वक्षम में क्या डिफरेंस होता है आप ये समझो, ठीक ना। हमने आपको बताया शेप और साइज क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं, आप बराबर लगा लो। शेप तो बराबर, शेप बराबर होंगे तो आप करेक्ट करो ऐसे, ये तो ऐसे कर लो, शेप बराबर होंगे लेकिन साइज
आपका बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। और देखो, ये किसी भी त्रिभुज की भुजाओं, इसमें किसी त्रिभुज के, देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर दो त्रिभुज पे लगेगा तो इसमें त्रिभुज के भुजाएं बराबर होती हैं। क्या बोला? त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं और ये संख्या में बराबर होंगी। इस समय क्या होता है, त्रिभुज के भुजाओं भुजाओं हाँ, भुजाएं के भुजाओं लिखो, भुजाओं भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। क्या बोला? भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। और संगत को देखो, अनुपात हमने क्या बोला, इसमें त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें त्रिभुज की भुजाओं की अनुपात बराबर होते हैं। इसमें त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है, आपस में संख्या में बराबर होती है। इसमें किसमें होती है? संख्या में। मतलब कि इसकी भुजाओं की लंबाई अगर आप नापोगे तो उस देखो, ये संख्या पे चलता है। किस पे चलता है? संख्या में। ये संख्या में चलता है, ये अनुपात में चलते हैं। ये किस में चलते हैं? ये अनुपात में चलते हैं। ये अनुपात में चलते हैं, मतलब इनमें हम संख्या की बात करेंगे कि भैया पहली वाली जो भुजा है दूसरी वाली भुजा, दोनों आपस में क्या है, उनकी लंबाई बराबर है। मतलब इसमें भुजाओं की लंबाई मापन की बात करेंगे और लंबाई चौड़ाई सब किसमें? संख्या में बराबर होगी भैया। इसका 2 मीटर, उसका 2 मीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, उसका 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हम रेशियो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेशियो की बात। रेशियो ऑफ सिमिलैरिटी, समरूपता का अनुपात क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, वो आपको हम सिखाएंगे। इस सब दोनों क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या समरूप आपको क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप इंपॉर्टेंट में लगा दो। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि इसमें त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, इसमें त्रिभुज के भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं संख्या में बराबर होंगी, क्योंकि आप संख्या में लंबाई चौड़ाई देखोगे ना, क्योंकि अनुपात में तो लंबाई चौड़ाई आप लोगे नहीं। इसमें क्या होता है, ये आपकी भुजाएं का अनुपात बराबर होता है। कैसे? अभी आप समझो, आपको हम बना के दिखा रहे हैं। यही सबसे मेन फर्क है। सर्वसम और समरूप में क्या फर्क होता है? सबसे महत्वपूर्ण फर्क यही होता है जो बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो, समरूपता का अनुपात का नियम क्या होता है? समरूपता का अनुपात, रेशियो ऑफ सिमिलैरिटी। समरूपता का अनुपात क्या होता है, आप ये समझो। देखो, अगर एक त्रिभुज हमारे पास ये है, एक त्रिभुज हमारे पास ये है, ये हमने दे दिया ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है ना। तो समरूपता का अनुपात का नियम क्या होता है? किसी भी दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोणों का अनुपात अगर बराबर है तभी वो रेशियो ऑफ सिमिलैरिटी को दर्शाएगा। ठीक है ना। कोई भी त्रिभुज अगर समरूप होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको जरूर देखना है। अगर कोई भी त्रिभुज समरूप होगा तो उसके समरूप होने की क्या दशा होती है, आप ये समझ लो कि यदि यदि कोई भी दो त्रिभुज, यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे, देखो ये अभी हम भुजा के केस में बात करें, रेशियो ऑफ सिमिलैरिटी तो भुजाओं पर ही लागू होती है ना। हम क्यों भुजाओं की बात करें? ऐसा नहीं कि सिर्फ भुजाओं पर, भुजाओं तक ही सीमित है आपके समरूपता सिमिलैरिटी। हमने क्या बोला, इनका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। ये परिमाप, आपके क्षेत्रफल और थेल्स के प्रमेय पर भी लगती है। लेकिन ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में जब जैसे जैसे आप प्रश्न नंबर 6.2 6.3 में पढ़ेंगे, इन सब चीजों को हम बेसिक से आपको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है। अभी जो यहाँ प्रश्नावली 1 में पूछा गया, मतलब जितना पूछा गया उतना ही हम आपको बता रहे हैं और उनसे संबंधित प्रश्नावली के सवाल आपको करवाएंगे। ठीक है। यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात तथा
संगत कोण आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। हमने क्या लिखा? हमने लिखा यदि भी कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संगत का मतलब क्या होता है ये बच्चों आपके दिमाग में आएगा। मेरा ब्लैक मार्कर कहाँ गया? संगत का मतलब क्या होता है? ये आपका करेस्पॉन्डिंग साइड्स। करेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या? संगत मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाली, एक दूसरे के से मिलने जुलने वाली। कहने का मतलब अगर आप कहोगे तो भैया AC किसके बराबर, AB किसके बराबर है? PQ की। आप तुलनात्मक करोगे तो AB बराबर किसके है? PQ के। अगर आप BC की बात करोगे BC बराबर किसके है? QR के। अगर आप AC की बात करोगे AC बराबर किसके है? PR के। समझ में आया ना? तो संगत मतलब होता है कि भाई जो इस त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं सेम उस त्रिभुज की भी वही वाली भुजा लेंगे। कहने का मतलब अगर संगत भुजा मतलब अगर हमने ये वाली भुजा ली है AC, तो यहाँ पर इसी साइड पे जो इसकी तरफ भुजा बनी है ये, मतलब सेम 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 पिंच वाला काम है। भैया हमने यहाँ पर ये लिया AC तो यहाँ पर भी A आ लेंगे। ये वाली भुजा किसके संगत है? इसके संगत। एक तरह दिखने वाली, एक ही तरह मतलब लेने वाली, ये किसके संगत है? इसके संगत है। ठीक है ना? यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे, हमने क्या बोला? यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण आपस में बराबर है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दें कि समरूपता अनुपात पर डिपेंड करती है। समरूपता अनुपात में चलती है और सार सम आपकी किस पे चलती है? संख्या पे चलती है। सार सम आपकी संख्या पे चलती है। वहां संख्याओं का हम पूरा क्या एनालिसिस विश्लेषण करते हैं, यहाँ अनुपात का विश्लेषण करते हैं। ठीक है ना? ये अच्छा एक हाँ समझ में आया? जैसे हमने क्या बोला आपका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर होगा? मान लो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या? हमने मान लिया के। अब के तो कोई एक संख्या होगी, यहाँ के हमने एक इसलिए अल्फाबेटिक मान माना क्योंकि कोई हमें संख्यात्मक मत दिया नहीं। उस के की जगह कोई भी वैल्यू हम पुट करके देखेंगे। कहने का मतलब देखो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा कैसे? AC। क्या हमने लिया भैया? AC। कहने का मतलब भैया AC अनुपाते उधर क्या है हमारा? PR। ठीक है ना? और अनुपाते इनका ले लो, और क्या ले लो? हाँ AC अनुपाते आपने PR लिया और ले लो AB अनुपाते PQ अनुपाते BC ले लो, BC अनुपाते QR। इस सब किसके अनुपात के बराबर होंगे? के के। किसके बराबर होंगे? इस सब अनुपात किसके बराबर होंगे? के के। किसको? के एक ऐसा अनुपात, मतलब कहने का मतलब में हमारे ये है कि देखो हमारे कहने का मतलब क्या है कि संगत भुजाओं के अनुपात, कोई एक संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होंगे तो सब बराबर होंगे। पूरे त्रिभुज के जितनी भी भुजाएं हैं उनका सबका अनुपात आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब AC बराबर PR है तो AB बराबर PR, PQ BC बराबर QR के। इन सब का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इन सब का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब कोई एक ये संगत भुजा तो है, तो किसी एक संगत भुजा की बात नहीं की, जितनी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है त्रिभुज सारी भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब कोण बराबर होंगे, संगत कोण कैसे बराबर होंगे? देखो कोण अगर आप बात करोगे, कोण किसके संगत है? कोण P ये बराबर होगा। और कोण C किसके संगत है? कोण Q के, ये बराबर होगा। और संगत कोण बराबर होंगे, कोण भी किसके बराबर है? कोण R के। ठीक है ना? तो कहने का मतलब संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संगत कोण मतलब C का संगत R, B का संगत Q। अच्छा B का संगत, ओहो गलत हो गया। एक मिनट थोड़ा रुको, एक मिनट देखो ये हमने गलत कर दिया भाई। A का संगत P, A का संगत क्या है? P है, ये बराबर होगा। अब आप क्या दो, हाँ कोण C का संगत क्या है आपका? कोण C का संगत क्या है आपका? कोण R, ये बराबर होगा। अब कोण B का संगत क्या है? कोण B का संगत है कोण Q, ये बराबर होगा। ठीक है ना? देखो कोण B का संगत ये वाला Q, कोण C का संगत ये R है, A का संगत P है। ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये, यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है? थोड़ा पानी पी लेते हैं 1 मिनट, फिर आगे चलते हैं। आपके प्रश्नावली 6 कितने सवाल हैं? एक बार देख लेते बस होगा, प्रश्नावली पे आएंगे। इसमें सवाल है आपके 1 2
क्योंकि ये सत्य असत्य से संबंधित सवाल दे रखे हैं और इसमें कुछ दे नहीं रखा, आपको हम समझा देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखे हैं सत्य असत्य से संबंधित अनुपात दे रखा है, ठीक है ना। चलो अब प्रश्नावली हम लगाएंगे, प्रश्नावली लगाएंगे क्या होगा, ठीक है ना। चलो प्रश्नावली खोलते हैं अब। चलो अब इसको प्रश्नावली लगाएंगे, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। हमने क्या बोला, समरूपता का अनुपात क्या होता है, यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो ये कोण क्या होंगे, संगत कोण, कोण ए बराबर किसके, कोण पी के, कोण सी बराबर किसके, कोण आर, कोण पी बराबर किसके, क्यू के, ठीक है। अच्छा यहाँ हमने बराबर ये अनुपात लगा दी क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो ये बराबर होगा पूरा के, देखो आप ऐसे ऐसे समझो, ये आप ऐसे समझो, हमने क्या बोला, ये हम यहां लिख दे रहे हैं, देखो संगत कोण और संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब उनका हमने अनुपात कैसे लिखो, इसको आप दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हो, कैसे देखो, कहने मतलब AC और किसका बराबर, AC PR, तो कहने मतलब AC और PR, इनको नीचे से बटे में लिख सकते हो, अनुपात को बटे में लिख सकते हो ना, आप ऐसे समझो तो ज्यादा समझ में आएगा। ये किसके बराबर होगा, सभी अनुपात आपस में बराबर होंगे। ये और लिख लो भैया AB और PQ, AB और PQ, AB और PQ लिख दो, और क्या लिखोगे, अब लिख दो BC और लिख दो QR, ठीक है ना। ये किसके बराबर, ये के एक नियतांक या स्थिरांक होता है, कोई वैल्यू होगी, अगर आप इनका मान निकाल के आओगे ना, एक कोई वैल्यू पुट करके आएगा। कहने बोले हमारे ये है, अगर आप इसको ना भी लिखो तो आप ऐसे कर लो, कोई कोई एक निश्चित संख्या होगी जिसके बराबर होगा। कहने मतलब हमारे ये है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात, ये AC का संगत क्या है, PR, संगत भुजाओं के अनुपात रेशियो हमने निकाल दिया, ये आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, और कोण आपस में बराबर है। अगर त्रिभुज समरूपता को दर्शाएगा, हमने कहने का मतलब हमारा क्या है, अगर कोई भी त्रिभुज समरूपता को दर्शाएगा तो दो कंडीशन बहुत जरूरी है, अगर ये चीज को फॉलो कर रही है तभी आपका त्रिभुज क्या होगा, सिमिलैरिटी को दर्शाएगा। और कहने का मतलब अगर ये जो चीज कंडीशन इस पे फिट बैठ रही है तभी आपका त्रिभुज समरूपता को दर्शाएगा। क्या चीज, कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, और संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। संगत कोण संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तभी वो त्रिभुज क्या होगा, सिमिलैरिटी को दर्शाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा बच्चों के मन में एक सवाल और आता है कि सर जी आप सीधा सीधा ये पहले समझो कि सार्वसम आपका सिर्फ और सिर्फ संख्या में लागू होता है और समरूपता आपका अनुपात में लागू होता है, ठीक है ना। अनुपात कोई संख्या होती नहीं। बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर जी समरूपता में साइज ऊपर नीचे होता है, जब साइज ऊपर नीचे होता है तो ये रेशियो कैसे बराबर होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर साइज ऊपर नीचे है, क्योंकि समरूपता में साइज छोटा बड़ा होता है, तो ये रेशियो कैसे बराबर होंगे। ये आपको बता दें कि भाई संख्या आपकी छोटी बड़ी नहीं हो सकती। अगर संख्या आपने सर्वसम की बात किया, अगर संख्या छोटी बड़ी हुई तो क्या हो गया, वो सर्वसम नहीं कहलाएगा। लेकिन समरूपता के केस में क्या होता है कि हम किसकी बात करते हैं, संख्या की नहीं, रेशियो की बात करते हैं, अनुपात की बात करते हैं। अनुपात कोई संख्या नहीं होती, एक हिस्सा होता है। इसका मतलब आप समझो, कहने का मतलब ये है ना कि एक रेशियो दर्शक, एक भाग अगर ये बड़ा है, दो भाग ये है, एक भाग ये है, तो कहने का मतलब ये है तो दोनों समान समान रूप में। कहने वाले को संख्या का कोई मापन नहीं बता रहे कि भाई गणना नहीं कर रहा है। कहने वाला अगर इसका दो हिस्सा कर देंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा, तो ये अनुपात को दर्शाता है। और आप समरूपता या सम में का ये नियम ही होता है कि भैया समरूपता में अनुपातों का संगत अनुपात आपस में बराबर होंगे और सम में आपके संख्या बराबर होंगे। ये ऐसा नियम होता है, किस पे होता है, ये आपके त्रिभुज में समरूपता और सम में सार्वसम का नियम होता है, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये संख्या होती तो एक बार इसमें डिफॉल्ट होता है, संख्या नहीं है, ये एक अनुपात है। रेशियो आपका संख्या नहीं, एक मात्रा होता है। ये एक मात्रा बताती है भाई दो हिस्सा चीनी है, हमारे पास एक हिस्सा चीनी, अगर दो हिस्सा मिला देंगे तो एक हिस्सा मिला देंगे तो बराबर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये अनुपात का बैलेंस करता है, ठीक है ना। चलो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये इसमें मिटा देना, ये इसको मिटा देना, ठीक है ना।
ये इसको मिटा दे रहे हैं। अब और समझेंगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वक्षम का कोई उदाहरण, तो हमने बोला है समान आकृति वाले दो वृत्त ले लो जिनकी कैसी त्रिज्या समान हो, समान त्रिज्या वाले, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त ले लो। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त कैसे होंगे? आपके सार्वक्षम होंगे। क्यों भैया? ए भी समान, ए भी समान, दोनों का साइज भी समान, शेप भी समान। तो जब एक वृत्त दूसरे में अगर बैठा दो और तुम्हें वो एक ही दिखे, उसमें पूरा फिट बैठ जाए, कहीं से बड़े घटे ना, तो कैसे हो जाएंगे? ये सार्वक्षम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सार्वक्षम हो जाएंगे। अगर यहीं भी अलग अलग त्रिज्या वाले आप ले लो, अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त ले लो, भैया त्रिज्या बदल गई तो साइज भी ऊपर नीचे हो गया। जैसे हमने एक ले लिया ये, एक ले लिया बड़ा, तो कैसे हो जाएंगे? ये समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। समरूप का मतलब ये होता है कि रूप एक तरह हो, रूप शकल एक होनी चाहिए, शकल दोनों की एक है, बस साइज मेंटेन नहीं इनका हो पाया, साइज ऊपर नीचे हो गया। ठीक है ना? समझ में आया? हमने क्या बोला? रूप एक होना चाहिए और साइज आपका मेंटेन इन्होंने नहीं कर पाया। रूप इन्होंने तो एक बना लिया, लेकिन कहने का मतलब शेप तो एक है इनका, आकार एक है, लेकिन साइज डिफॉल्ट है। साइज का इनका डिफॉल्ट। ठीक है ना? तो कहने का मतलब अब जैसे समान त्रिज्या वाले दो वृत्त ले लोगे तो सार्वक्षम में आ जाएगा, समान अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त ले लोगे तो समरूप में हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलो अब प्रश्नावली की तरफ चलते हैं, प्रश्नावली के सवालों को करेंगे थोड़ा। ठीक है? चलो क्या दे रखा, पहले फटाक से इनको खत्म करते हैं। देखो है तो समरूप और सार्वक्षम बहुत बड़ा क्राइटेरियन का, बहुत बड़ा, लेकिन जैसे जैसे प्रश्नावली में आगे बढ़ेंगे हम सभी चीजों का अध्ययन एकदम डिटेल से करेंगे। अभी जितना जरूरी है जो 6.1 में हमसे पूछा गया उतना हम सीखते हैं। ठीक है ना? चलो सवाल की तरफ में, प्रश्नावली 6.1 पढ़ रहे हैं। पहले सवाल हमसे ये दे रखा है, इसमें सत्य सत्य बताना है। हमसे दे रखा है कि कारण सहित बताइए, कारण सहित नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है क्या सभी वृत्त होते हैं, हमसे पूछ रहा है सभी वृत्त होते हैं। दो ऑप्शन दे रखा है, सार्वक्षम होते हैं कि समरूप होते हैं, हमसे ये पूछा है। तो सभी वृत्त कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। बोलो क्यों भैया? क्योंकि भाई वृत्त अलग अलग साइज के होंगे ना, अलग अलग त्रिज्या वाले होंगे, कोई ऐसा होगा, कोई इतना बड़ा वृत्त होगा, कोई इतना बड़ा वृत्त होगा। तो भैया जब साइज डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि ऐसा तो है कि एक ही साइज के वृत्त होते हैं, वृत्त छोटे बड़े भी होते हैं, तो साइज डिफॉल्ट हो गया, शकल एक है, साइज डिफॉल्ट हो गया, तो कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है ना? तो दूसरा क्या कह रहा है? सभी वर्ग होते हैं। पूछ रहा सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग भी समरूप होंगे। क्यों भैया? अलग अलग भुजाओं वाला आप वर्ग लो, आपने 2 मीटर एक इतना बड़ा वर्ग ले लिया, ये बड़ा वर्ग ले लिया आपने, ये छोटा वर्ग ले लिया, तो कहने का मतलब साइज वर्ग का एक सेम नहीं होगा, साइज तो बदलता रहेगा ना, ये छोटा ये बड़ा ये उससे भी बड़ा, लेकिन शकल एक है। जब शकल एक हो, साइज ऊपर नीचे हो जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। अगला क्या दे रखा देख लेते हैं। कह रहे सभी कौन, इसमें दो ऑप्शन दे रखे, इसमें से एक भरना है। कह रहे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। दो ऑप्शन दे रखे, समद्विबाहु समबाहु। तो कैसा त्रिभुज आपके असमरूप होंगे? समबाहु त्रिभुज आपके कैसे होंगे? आपके समरूप होंगे। क्यों? हाँ समरूप पूछा है ना। हाँ कैसे? देखो ये समझ लो, हमने क्या बोला? कैसे त्रिभुज समरूप होंगे? समबाहु त्रिभुज आपके, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्या नियम होता हमने आपको बताया, समबाहु समान भुजा वाले त्रिभुज समरूप क्यों होंगे? देखो समान भुजा वाले त्रिभुज हमने क्या बोला, इनके प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 60 अंश होते हैं। क्या होते हैं? 60 अंश होते हैं। प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 60 अंश होते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। ठीक है ना? कहने का मतलब अभी हमने बताया कि समरूपता का नियम क्या कहता है? भुजाओं पर क्या लगता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर होंगे। एक चीज और बता दें, अगर इसमें से कोई एक आपका फिट बैठ रहा है, दूसरा फिट नहीं बैठ रहा है, तो वो समरूपता को नहीं दर्शाएगा। ठीक है ना? दोनों बैठने चाहिए। अगर संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है दोनों, तभी जाके समरूपता को दर्शाएगा, वरना नहीं दर्शाएगा। देखो संगत कोणों का बराबर कि नहीं भैया? बी संगत कोण लो, बी, ये बी किसके बराबर है? क्यू के। ए बी 60, ए बी 60। आप ले लो क्या? कोण सी, कोण किसके बराबर? आर के। 60 60 बराबर है भैया, 60 60।
कोण ए ले लो, कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, कितना है 60। अब समबाहु त्रिभुज की समान भुजा होती है और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो देखो कोण भी बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर, ए बी अपॉन किसके हो जाएगा, पी क्यू, और ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, आप दिखाओ, ये हो गया बी क्यू, अरे बी सी अपॉन किसके हो जाएगा, क्यू के हो जाएगा, ये आपका किस, हाँ ए बी अपॉन पी क्यू, सही है, और आपका बन जाएगा ए और सी अपॉन किसको हो जाएगा, पी आर, ठीक है ना, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, ए सी पी आर, ए सी पी आर, बी, हाँ चलो, तो कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज समरूपता को दर्शाएंगे, क्योंकि भैया सभी कोण 60 के होते हैं, हमने क्या बोला, संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर हो गए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये भी बराबर हो गया, तो कैसे होंगे, समबाहु, ठीक है ना, आप लिख लो, ये हटा दे रहे, ये हटा दे रहे हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये पढ़ते हैं। देखो हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, मतलब ऐसे दो बहुभुज लेना है जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो, अगर 5-6 भुजा इसमें, 5 भुजा इसमें भी, तो 5 भुजा दूसरे वाले में भी हो। कह रहे हैं कि संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, यदि उसमें खाली स्थान दे रखा है, यदि उनके संगत कोण क्या भरोगे, बराबर, और तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, क्या हो, समानुपात में। देखो त्रिभुज की समरूपता के क्या नियम होते हैं कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती मतलब समान अनुपात में होने चाहिए, समान अनुपाती होनी चाहिए, ठीक है ना, हमने क्या बोला, संगत कोण बराबर और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, अगर दोनों कंडीशन फिट बैठी तभी आपका समानुपात को दर्शाएगा, समरूप होगा त्रिभुज, वरना नहीं होगा। त्रिभुज संगत कोण बराबर होनी चाहिए, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, संगत कोण बराबर, भुजाएं समानुपाती होंगी तभी आपका वो कैसा होगा, समानुपात होगा। अच्छा आकृति पे लगता है समानुपात, हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज पे लगा रहे हैं, लेकिन सवाल आपको बहुभुज के दे दिए, बहुभुज में भी आप लगा लो। अच्छा कह रहे हैं भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यही भरना, एक में बराबर भरोगे, एक में समानुपाती, तभी आपका बहुभुज समानुपात कैसा होगा, समरूप होगा, ठीक है ना। अगला सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दिए, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित मतलब यहाँ पर वो दे रखा है युग्म है, उनके दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने, अभी आपको समझा रहे, देखो कैसे दे रखे हैं इसको आप समझिए। यहाँ पर कुछ हमसे कह रहा है कि समरूप आकृतियां के दो भिन्न उदाहरण दो, ठीक है ना। देखो अब समरूप आकृति, हाँ क्या दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दिए, समरूप आकृतियां, और क्या दे, हाँ पहला, हाँ और हाँ दो दे रखे, एक दे रखा है कि विभिन्न, हाँ समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, दो के दे रहा, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण, तो एक तो आप तो समरूप आकृति की कह रहे हैं, हमसे क्या कह रहा है, समरूप आकृति का आप उदाहरण दो, समरूप आकृति कौन कौन सी होती है उदाहरण दो, और जो समरूप नहीं होती है उनका उदाहरण दो, हमसे कह रहे हैं। देखो अगर समरूप होंगी तो आप ले लो, अभी हमने बोला दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त ले लो, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त, क्या लोगे आप, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त, क्यों, क्योंकि भैया समरूप में शकल तो एक होगी, साइज मेंटेन नहीं होगा, तो दो भिन्न त्रिज्या वाले, एक छोटा ले लो एक बड़ा ले लो, अगर ये 3 वाला ले लो या आपका 4 वाला ले लो, ये 4 हो गया 3 हो गया, कैसा हो गया, समरूप हो गया। अब लो ले दो भिन्न भुजाएं वाले वर्ग ले लो, भुजाएं वाले वर्ग ले लो। अब जैसे ये भैया हमने लिया 4 सेंटीमीटर वाला है, ये हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, क्या ले लिए 5, तो कहने वाले समरूप में क्या होता है, शकल एक होगी, शकल एक है लेकिन साइज आपका डिफॉल्ट हो गया, तो हमने पूछे समरूप आकृति के दो उदाहरण ले लिए, हमने लेके आपको दिखा दिए, ठीक है ना। चलो ये लिख लो। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखो अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब कह रहे जो समरूप आकृति नहीं हो, अब क्या पूछ, समरूप आकृति नहीं है, समरूप आकृति नहीं है उसका ले लो, कुछ नहीं, एक आप ले लो वृत्त ले लो, एक आप त्रिभुज ले लो,
अब भैया समरूप में तो रूप समान होना चाहिए ना, इनका तो रूप ही नहीं सेम, ये गोले गोले हैं, त्रिभुजाकार है, तो भैया ये समरूप नहीं, ठीक है ना। एक हमने ले लिया, हाँ एक वर्ग ले लिया हमने, ठीक ना, एक हमने ले लिया त्रिभुज ले लिया, ये भी देख लो। अब ये भी एक वर्ग है, इसका भी समान नहीं है, तो कहने मतलब इनका रूप क्या है, समान नहीं, इनका रूप क्या है, समान नहीं है, इनका रूप क्या है, समान नहीं है। और जब रूप ही समान नहीं तो भैया समरूप आकृति नहीं हो सकती, ठीक है, क्लियर। चलो अब अगला देखते हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। इसमें प्रश्न वाली 6.1 में कुछ दिया नहीं है, बस आपको पहचान करने के लिए दिया। हमसे अगला क्या कह रहा है, चलिए अगले देखते हैं। हाँ प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, ये आपका प्रश्न वाली 6.1 का लास्ट सवाल भी, इसको पढ़ते हैं। हमसे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित आकृतियां समरूप है कि नहीं। एक आपका वर्ग दे रखा है, देखो ये वर्ग दे रखा है, ठीक है। भैया आपका दे रखा है समचतुर्भुज दे रखा है, यहां बना दे रहे, देखो यहां, ठीक है ना। और इनकी भुजाएं दे रखी है, ए बी सी डी, तीन है, तीन है, तीन है और तीन है, पी क्यू आर एस, ये भी तीन दे रखा है, ये भी तीन दे रखा है, ये भी तीन दे रखा है, ये भी तीन रखा है, ठीक है ना। ये आपका वर्ग है, ये आपका समचतुर्भुज, क्या है, ये आपका समचतुर्भुज, चतुर्भुज ऐसा समचतुर्भुज है, हाँ ये आपका समचतुर्भुज है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है ये दो आकृति आपको दे रखी है, प्रश्न नंबर आपका 3 है। हमसे कह रहे हैं दो आकृति दे रखी है, एक वर्ग है एक समचतुर्भुज है, और आपको ये बताना है, क्या बताना है, हाँ ये समरूप है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो हमने क्या बताया कि भुजाओं के केस में, अभी हम सिर्फ भुजाओं वाला चीज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं क्राइटेरिया, आप कंफ्यूज हो गए, समरूप और सार्वक्षम इनका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, ये परिमाप में भी लगता है, क्षेत्रफल पे भी लगता है, और थेल्स के प्रमेय पे भी लगता है। लेकिन यहाँ पर हम जो प्रश्न नंबर 6.1 पे लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भुजा पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है, कहने को अब भुजा पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि समरूप अनुपात पर ही काम करता है और संख्या पे काम नहीं करता है, तो हम भुजाओं पर लगा रहे हैं अभी। तो भुजाओं पे क्या लगा रहे हैं कि भैया हमसे पूछ रहा है कि ये दो आपका आकृति रखिए, एक समचतुर्भुज एक वर्ग, आपको बताना है ये आकृति समरूप है कि नहीं। समरूप की हमने दो ही दशा बताई है, आपको सिर्फ दो ही चीज पकड़ के चलना है, संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात समान, संगत भुजाओं का जो अनुपात मतलब संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी, ठीक है ना, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी। तो संगत भुजा क्या है, देखो संगत भुजा आपस में समानुपाती है, बिल्कुल है, क्यों भैया, एसी ले लो, 3/3, 3/3, 3/3 काटो, कितना आ गया, एक बराबर एक बराबर एक, ये तो सेम। लेकिन कोण बराबर नहीं है, क्यों, वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री, और समचतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं, हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते ना, इनके 90 डिग्री नहीं होते, सब वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, इनके नहीं होते। जब इनके कोण 90 अंश नहीं होंगे तो संगत कोण आपस में बराबर नहीं होगा, तो एक प्रॉपर्टी तो फिट बैठी, दूसरी आपकी गलत बैठी, इसलिए समरूप आकृति नहीं, समरूप आकृति नहीं है, ठीक है बच्चों। आपका प्रश्न नंबर 6.1 खत्म हो गया है। प्रश्न नंबर 6.1 में सिर्फ आपको यही दिया गया था, समरूप और सार्वक्षम की पहचान करो, आकृति दी होगी उस पर पहचान करो। हमने आपको दो ही केस बताया, सबसे महत्व चीज आपको दो चीज आपको याद करना है, समरूप आपका अनुपात में चलता है और सार्वक्षम आपका संख्या भी चलता है। समरूप होने की क्या स्थिति है कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी, ये भुजाओं के केस थे। अभी इतना ही जो आपके 6.1 में दे रखा है हमने आपको सब बता दिया। जब आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे हम फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि जब थेल्स का प्रमेय और आपका परिमाप और क्षेत्रफल सब में लगता है समानुपाती और सार्वक्षम, आगे इनके क्राइटेरिया को पढ़ेंगे कि भाई भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी समानुपाती जो आपका सिर्फ प्रश्न नंबर 6.1 पे भुजाओं पर लगाया गया था, हमने भुजाओं पर लगा के आपको दिखा दिया, ठीक है। आज के इतना बच्चों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय, और कल आगे इसकी पढ़ाएंगे। आज के इतना बच्चों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।